क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस मॉडल को अडॉप्ट करके उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। पाकिस्तान का आइन इस बारे में क्या कहता है, और बाकी पूरी दुनिया में क्या फॉरेन नेशनल्स को वोट का हक है या नहीं, और है तो वहाँ पे कौन से मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं, और अगर 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानीज वोट डालेंगे तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कितना मुफीद हो सकता है, उनको इलेक्शन जितवाने में कितनी मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, रिसेंटली पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ है और उसमें हुकूमत ने इलेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास कराने में वो कामयाब हो गई है, और अब जो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं वो वोट देने के काबिल हो जाएंगे, उनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए हैं। और जब से ये डिसीजन सामने आया है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बड़ा इसको वेलकम कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान में एक और बहस ने जन्म ले लिया, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए थी, क्या वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, और बाकी ममालिक में किस तरह से ये सारे मामलात होते हैं, ये सारी बहस चल रही है। और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं, और पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, ये सब जानने से पहले हम जानेंगे कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है। क्योंकि कोई भी जो जमहूरी मुल्क है वो किसी की पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग पे नहीं चलता, वो बल्कि आइन से चलता है। तो जो कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उसको अपोज कर रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइन पाकिस्तान की बात करते हैं तो आइन जो है वो बड़ा इस बारे में क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन जिसके पास नेशनल ID कार्ड है, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, उसके पास वोटिंग राइट्स हैं, और कोई भी एंटिटी उसको उसके वोटिंग राइट्स जो हैं वो छीन नहीं सकती। यहाँ पे कहीं पे भी रेजिडेंसी की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहता है या बाहर रहता है, या वो डुअल नेशनल है। इवन डुअल नेशनल को भी जो है आईन पाकिस्तान हक देता है कि वो वोट डाल सके। तो इस हवाले से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो उसको अपोज अगर कर रही हैं तो वो जब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कराने में कामयाब नहीं होंगी तब तक वो ये चीज़ नहीं रोक सकती, क्योंकि आईन पाकिस्तान तो साफ साफ उनको ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को हक देता है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन भी आ चुकी है 2018 में, जिसमें उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान इनको हक देता है और हुकूमत को चाहिए कि आने वाले बाई इलेक्शंस में उनको ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दें और उसको एज पायलट प्रोजेक्ट ट्रीट करें, ताकि आपको ये पता लग सके कि क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो सामने आ सकती हैं, और जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको दूर किया जाए, और जब तक जनरल इलेक्शंस करीब आए तब तक सारे मसाइल हल हो गए। जैसा मैंने आपको बताया कि आईन पाकिस्तान जो है बड़ा क्लियर है इस बारे में कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को हक है वोटिंग का, लेकिन इसका कथित तौर पे मतलब नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट है ये डिबेटेबल नहीं है, इस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईन पाकिस्तान कोई सेक्रेट टेक्स्ट नहीं है, कोई कुरान हदीस नहीं है जिस पर बहस नहीं की जा सकती या जिसको चेंज या रिपील नहीं किया जा सकता। तो अपनी जो डिस्कशन है या डिबेट है कि आया ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक होना चाहिए नहीं, वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि बाकी ममालिक में क्या क्या जो है मॉडल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं, या वो कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ज़्यादा दूर न जाएँ, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो अपने जो ओवरसीज इंडियंस हैं या फॉरेन नेशनल्स हैं उनको वोट का हक देता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो उनके डुअल नेशनल्स हैं, यानी कि जो वो लोग जिनके पास इंडिया की नेशनैलिटी भी है और उसके साथ साथ किसी और मुल्क की नेशनैलिटी भी है, उनको ये हक हासिल नहीं है। सिर्फ वो लोग जो कि किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन नेशनैलिटी सिर्फ इंडिया की ही है, सिर्फ उन्हीं को हक है वोट डालने का। उसके अलावा अगर यूके की बात की जाए या इंग्लैंड की बात की जाए तो वहाँ पे जो वोटिंग राइट्स हैं वो ये है कि वहाँ कंडीशनल आपको राइट्स मिलते हैं। वो ये कि अगर आपको इंग्लैंड छोड़े हुए 15 साल हो गए हैं तो 15 साल के अंदर अंदर जो है आप वोट डाल सकते हैं। जब आपका 16वां साल स्टार्ट होगा तो आपसे ये हक ले लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम रूल्स हैं, लेकिन वहाँ पे 15 के बजाय 3 साल की मुद्दत है, और उसके साथ साथ अगले 3 साल तक आपको ऑस्ट्रेलिया वापस आना भी आपके लिए लाजमी है। और अगर इसके अलावा बेल्जियम की बात की जाए तो बेल्जियम अपने सारे फॉरेन नेशनल्स को वोटिंग राइट्स देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेशनल जो इलेक्शंस हैं, नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए, जो लोकल उनके इलेक्शन हैं उसके लिए वो हक नहीं देता।
और यूएस और फ्रांस दो ऐसे मुल्क हैं पाकिस्तान के अलावा जो पूरे जो फुल फ्लेज राइट्स देता है कि आप बेशक डुअल नेशनल हैं, आप कुछ पाकिस्तान से गए हुए कितना भी अरसा हो गया है तो आपको पूरे राइट्स जो हैं वो मिलेंगे, वोटिंग राइट्स। और इसके अलावा लेकिन जो एक चीज़ है जो पाकिस्तान को बिल्कुल ही अलग करती है बाकी ममालिक से, वो ये है कि बाकी इन सब ममालिक में मेजॉरिटी जो है इन ममालिक में जो वोटिंग का जो तरीकाकार है वो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू है, यानी कि पोस्ट के थ्रू जो है आपको आप वोटिंग राइट्स आप वोट डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो सिस्टम अडॉप्ट करने का इंदिया दिया है और जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है आई वोटिंग का, और इस हवाले से जो है एक्सपर्ट से कहते हैं कि इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है और ये बिल्कुल भी जो है वो आप कह लें कि सिक्योर वे ऑफ वोटिंग नहीं है। तो ये एक बड़ी डिबेटेबल चीज़ है कि पाकिस्तान बाकी ममालिक के बजाय आई वोटिंग की तरफ क्यों जा रहा है। जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग राइट्स को अपोज करते हैं और ये कहते हैं कि इनको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए, उनकी जो सबसे बड़ी दलील है, बड़ी अहम दलील है और मेरे ख्याल से बड़ी लॉजिकल भी है, वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी मुल्क में वोट डाल रहा है और उस वोट के कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं भुगत रहा, यानी कि उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि उस मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है, चीज़ें कितनी महंगी हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म कितना ज़्यादा है, वहाँ पे जो है आपकी लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे आपको जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक राइट टू एजुकेशन है, हेल्थ है, वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, और वो उस ऐसे मुल्क में रहा है जहाँ पर उसको सब कुछ मिल रहा है और फिर भी वो दूसरे मुल्क की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये उनकी बड़ी एक भारी दलील है। और इसके अलावा जो लोग इसके हक में वोटिंग राइट्स के लिए वो बड़ी ये दलील देते हैं कि वो वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं जिसकी वजह से उनका स्टेक है यहाँ पे। तो इस दलील को जो लोग अपोज करते हैं वो ऐसे काउंटर करते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो रेमिटेंस भेजते हैं तो उनको वोटिंग का हक होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी क्राइटेरिया पर चलना तो फिर वो मालिक जो पाकिस्तान को एड देते हैं, कर्जा नहीं एड देते हैं, और जो टैक्स पेयर मनी से, यानी कि जाहिर सी बात है कोई भी जो मुल्क देता है तो वो अपने नेशनल एक्सचेकर से देता है, और नेशनल एक्सचेकर जो होता है वो टैक्स पेयर मनी होता है। तो फिर उस मुल्क के जो लोग हैं उनको भी वोटिंग राइट्स दे दिए जाएं। वो लोग ये दो जो अहम दलीलें, जिसमें जो पहली दलील है वो बड़ी भारी है, इन दो दलीलों की बुनियाद पे ये बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को अगर वोटिंग राइट्स मिल भी गए हैं तो उससे इलेक्शन के नतीजे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं होता। अगर उनको मिल भी गए हैं, नहीं भी मिले, तो उनके लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं है ये। लेकिन उनके लिए रियलिटी चेक है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के जो वोट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं इस इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जाहिद किशोरी की डी न्यूज़ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के जो 80% फॉरेन नेशनल्स हैं वो 6 ममालिक में जो है मुकीम है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कनाडा, यूएस और यूके है। और इन जो यहाँ ये लोग रहते हैं, इनकी जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान में 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से बिलोंग करती है। उस 20 डिस्ट्रिक्ट्स में लाहौर, गुजरात, सियालकोट और कराची और इसके अलावा बड़ी अहम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो शामिल हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स की जो टोटल नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो बनती हैं 91, यानी कि 91 ऐसी सीट्स हैं जिनके इलेक्शंस को ओवरसीज पाकिस्तानी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में फर्दर ये बताया गया कि अगर इन ममालिक में से 50% भी टर्नआउट आता है, यानी कि 50% लोग भी वोट देते हैं, और पीटीआई उस 50% का 30 से 50% लेने में कामयाब हो जाती है, जो कि वो आराम से हासिल कर लेगी, क्योंकि इन सब ममालिक में जो वोट बेस है सबसे ज़्यादा वो पीटीआई की है। अगर वो उस टर्नआउट का 30 से 50% भी हासिल कर लेती है तो पीटीआई को कम से कम 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख वोट पड़ेंगे। और अगर वो उस 50% का 60 से 70% जो है वो हासिल कर लेती है तो पीटीआई को 25 लाख वोट पड़ेंगे। 25 लाख वोट का मतलब है कि काफ़ी हद तक जो इलेक्शन के नतीजे हैं वो पीटीआई की तरफ आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना समझा जाए कि ये इनके वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर 2023 का इलेक्शन में वोट डालते हैं तो ये बड़ा अहम जो है किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने का। नाज़रीन, आखिर में यही सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान को फिर क्या करना चाहिए। पाकिस्तान का जो आइन है वो, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि वो तो ओवरसीज पाकिस्तान को हक देता है, तो जब तक आइन में अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक तो उनसे वो हक कोई नहीं छीन सकता। और इन नियर फ्यूचर कोई अमेंडमेंट के आसार नज़र नहीं आ रहे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे और आने इलेक्शन में भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो वोट करेंगे।
तो अब जो सवाल पैदा ये होता है कि किस मॉडल को अडॉप्ट करके उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं उसके हवाले से क्या करना चाहिए। तो हमारे नज़दीक पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि जो डायरेक्ट इलेक्शन अगर होंगे इनके, तो ये किस तरह से होंगे, क्या इनको फुल फ्लेज वोटिंग राइट्स दे दी जाएंगे जिस तरह यूएस और फ्रांस में है, और जिस तरह आम शहरी जो पाकिस्तान में रह रहा है वैसे हैं, या यूके की तरह कोई साल की कंडीशन लगाई जाएगी कि इतने साल अगर आपको हो गए फिर आप वोट डाल सकते हैं, या डुअल नेशनल्स को भी वोट दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया में तो इसको अलाउ नहीं किया जाता। और ये हमारे नज़दीक भी शायद ठीक नहीं है इनको हक देना कि एक बंदा जिस मुल्क में रह रहा है वहाँ पे भी वोट डाले और वो टैक्स भी वहाँ पे कर रहा है, और दूसरे जिस मुल्क में वो पैदा हुआ लेकिन वहाँ पे वो रह नहीं रहा और वहाँ पे वो टैक्स भी पे नहीं कर रहा, तो वहाँ पे भी वो वोट डाले। तो ये बड़ी डिबेटेबल चीज़ है कि डुअल नेशनल्स को वोट का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है वो डुअल नेशनल को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का हक भी नहीं देता। तो ये बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। तीसरी बात ये है कि रेमिटेंस की अक्सर बात की जाती है, और जो लोग इसके हक में हैं कि वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, कि वो सबसे बड़ी उनकी दलील यही होती है कि रेमिटेंस वो भेजते हैं इसलिए उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और रेमिटेंस पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर रेमिटेंस जो पाकिस्तान को आती है, अगर आप उसका ब्रेकडाउन देखें तो बड़ी हैरानकुन बात सामने आती है, वो ये कि पाकिस्तान में जितनी भी रेमिटेंस आ रही है बाहर से, उसका जो 80% है वो सिर्फ 2 मुल्कों से आ रहा है, जो कि यूएई है और सऊदी अरेबिया। और इन 2 मुल्कों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की लेबर क्लास यानी कि जो मजदूर तबका है वो रहता है, और जो आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं यूएसए में, यूके में और बाकी कनाडा जैसे ममालिक में, वो उनका जो रेमिटेंस का शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 20% है, और वहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज रहते हैं वो 80% है, यानी कि वहाँ पॉपुलेशन 80% है लेकिन रेमिटेंस का शेयर उनका 20% है। और यूएई और जो अपना सऊदी अरेबिया है वहाँ का रेमिटेंस शेयर जो है वो 80% है। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है इन सब चीज़ों की बुनियाद के ऊपर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है कि कौन सा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, और उस कैटेगरी के हिसाब से वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। किसी को फुल फ्लैज मिलने चाहिए, किसी को कंडीशनल मिलने चाहिए, और ये बेशक थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन इसी तरीके से सारे ये मसाइल हल हो सकते हैं, और ये सब कुछ पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, ना कि मीडिया में, ना कि आम शहरियों में, क्योंकि जब तक ये पार्लियामेंट में चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक जो है वो उनका जो वोटिंग राइट्स का मसला वो हल नहीं होगा। और अगर कोई ये चाहता है कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए तो उसके लिए आइन को अमेंड करना बहुत ज़रूरी है।